हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का हिस्ट्री और ये है चैप्टर नंबर 1 रेनेसांस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस का एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये नीचे जो स्क्रॉल कर रहा है ना, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। जरूर इस चैनल से जुड़िए और डिजिटली अपना प्यार बरकरार रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस मिलने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहां आपको मिल जाएगा हमारा इस साल का सुपरस्टार बैच। सुपरस्टार बैच में आपके लिए ढेर सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। अब तक के लेक्चर्स के अंदर हमने यूरोपियन क्रूसेड्स, रेनेसांस पीरियड इन यूरोप के बारे में पढ़ा। आज का लेक्चर डेडिकेटेड है अबाउट डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक इन्वेंशंस इन वेरियस फील्ड्स। जी हाँ, आज हम 1.3 और 1.4 को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक नए दौर में, एक नई दिशा में नई शुरुआत हो रही थी। ऐसे में हर फील्ड में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा था। साइंस भी इससे अलग नहीं था। एंड दस इस रेनेसांस पीरियड की शुरुआत होते ही 17वीं सदी में, यानी 17th सेंचुरी में, देयर बिगैन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। जी हाँ, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ढेर सारी नई नई चीजें खोज निकाली और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को महत्व दिया। इट इज सेड दैट the European natural scientists of the 17th century laid the foundations of modern science. The scientists of the 17th century put emphasis on the following things to prove that scientific principles established by empirical experiments remain true despite time and space. यानी कहीं ना कहीं ये जो 17वीं सदी के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक जबरदस्त बुनियाद को रखा, एक नींव सजाई। ये नींव क्या थी? तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात थी। दे वांटेड टू डू प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। जी हाँ, ये लोग एम्पिरिकल यानी रियल एक्सपेरिमेंट्स करके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, जिसकी वजह से समय बदले, जमाना बदले, लेकिन ये साइंस की जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमेशा बरकरार रहें और सच्चाई बयां करें। कोई भी सिर्फ डिवाइन या भगवान भरोसे ना चले। टू कन्वर्ट द इमर्जेंट scientific rules into scientific formula, to create new scientific parlance and so on. Parlance का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर a way of expressing yourself or a style of using words of a particular group of people. तो यहाँ पर याद रखिए कि हम एक नया नजरिया ही लोगों के सामने रख रहे थे और इसीलिए हम चाहते थे कि लोग अब साइंटिफिकली सोचना शुरू करें, और इसीलिए हमारे साइंटिफिक रूल्स को साइंटिफिक फॉर्मूला बनाने का काम इन साइंटिस्ट, इन वैज्ञानिकों ने किया। These efforts helped the progress of science. तो इस तरह से धीरे धीरे ही सही साइंस में तरक्की की शुरुआत हुई। दोस्तों, आइए नजर डालते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस पर जिन्होंने साइंस को डेवलप करने में काफी मदद की। जी हाँ, इंस्टीट्यूशंस डिवोटेड टू द कॉज ऑफ साइंस। दोस्तों, यहां पर याद रखिए दैट इन यूरोप सम ऑर्गेनाइजेशंस वेर एस्टैब्लिश्ड फॉर रिसर्च इन साइंस। यानी देखते ही देखते यूरोपियंस को ये समझ आ चुका था कि यार साइंस ही प्रगति का रास्ता है, साइंस ही तरक्की का रास्ता है, और इसीलिए कई अलग अलग संस्थाएं इन्होंने ओपन की जिनके जरिए साइंटिफिक विचारों की लेन देन शुरू हो गई। These organizations published scientific journals, यानी कई किताबें यहां पर लाइब्रेरी के रूप में रखी जाती थी। कई रिसर्च आर्टिकल्स थे अलग अलग बड़े बड़े साइंटिस्ट के लिखे हुए, ताकि दूसरे साइंटिस्ट को मदद मिल सके। करस्पॉन्डेंस बिटवीन देम, उनके बीच बातचीत होती थी, एज ऑल्सो क्लियरिंग डाउट्स एंड एक्सचेंजिंग थॉट्स। और इसी से एक नए दुनिया की, नए विश्व की कोलैबोरेशंस की शुरुआत हुई। अमंग देम कई अलग अलग उदाहरण और कुछ अलग अलग उदाहरण यहां पर दिए हुए हैं। कुछ फेमस नाम यहां पर लिखे गए हैं। अमंग देम अकेडमी ऑफ लिंक्साइड और लिंकियन अकेडमी इन रोम, इसके अलावा अकेडमी फॉर एक्सपेरिमेंट इन फ्लोरेंस, इसके अलावा रॉयल सोसाइटी फॉर इंप्रूविंग नेचुरल नॉलेज इन लंदन और फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस इन फ्रांस वेयर प्राइम इंपॉर्टेंस। तो ये अंत में जो नाम है ये कुछ ऐसे जबरदस्त नाम बताए गए हैं जो स्पेसिफिकली साइंस के विकास, साइंस के डेवलपमेंट, साइंस के ग्रोथ और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज में बेहद अहम रोल निभाते हैं। ये थे कुछ इंस्टीट्यूशंस
which were devoted to the cause of science. चलिए अब नजर डालते हैं कुछ बेहतरीन इन्वेंशंस पर। जी हाँ दोस्तों, मेहनत के आगे ही तो जीत है, हार्डवर्क है तो सक्सेस है। इन साइंटिस्ट ने बेहद जबरदस्त मेहनत की, कहीं ना कहीं कई रिसर्चेस की, और इसी से सक्सेसफुली कई साइंटिफिक इन्वेंशंस अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स के अंदर वे सक्सेसफुली कर पाए। चलिए नजर डालते हैं उन्हीं सक्सेसफुल इन्वेंशंस पर, साइंटिफिक इन्वेंशंस पर। दोस्तों, कई इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए। इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कंपास, जो डायरेक्शन देखने के और हमें दिशा दिखाने के काम आता है, हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझाने के काम आता है। कहीं ना कहीं टेलीस्कोप भी एक जबरदस्त आविष्कार था। इसके अलावा थर्मोमीटर, आप सब भी कितना बीमार हैं, कितना बुखार है देखने के लिए, चेक करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा बैरोमीटर भी एक यूनिट ऑफ मेजर की तरह सामने आया, were invented in this period। ऐसे कई आविष्कार हुए। इनमें से एक और आविष्कार माइक्रोस्कोप। Microscopes invented in this period made it easier to observe various types of microorganism। यानी छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज को आप आसानी से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप्स के जरिए। ये एक जबरदस्त इन्वेंशन इस दौर में हुआ। रॉबर्ट बॉयल, an alchemist, is known for discovering the absolute pressure and volume of gas are inversely proportional। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी साइंटिस्ट थे जो गैसियस सब्सटेंसेस का भी रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने भी कई थियरीज को गढ़ा। This created interest in further research on gases like hydrogen, nitrogen and oxygen। The research in physics, जी हाँ, research in physics was more focused on heat and sound। तो कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्र थे। साइंस में भी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, अलग अलग चीजों पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, और हर कोई अपने क्षेत्र में नंबर 1 बनना चाहता था। ऐसे में फिजिक्स के अंदर भी हीट और साउंड से रिलेटेड कई एस्पेक्ट्स पर स्टडी की गई। इसके अलावा जूलॉजी की बात करें तो यार, इन जूलॉजी अ मेथोडोलॉजी नोन एज टैक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड, ताकि अलग अलग प्रजातियां एनिमल्स की पढ़ी जा सकें, समझी जा सकें। द रिसर्च बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन was very important as it threw light on various aspects of lightning and electricity। He coined many technical terms which are used in electrical science even today। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का यहाँ पर नाम बड़ा ही जबरदस्त है, उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा ही जबरदस्त माना जाता है। याद रखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, तो उन्होंने एक लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी के पहलू पर रोशनी डाली, और कहीं ना कहीं इन लोगों को अलग अलग टेक्निकल टर्म समझाए, जो कि आज दुनिया भर में इलेक्ट्रिकल साइंस के तौर पर जाने जाते हैं, और कई लोग आज भी इनके बताए हुए टर्म्स पर गहरी रिसर्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ साइंस विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड देन वेरियस फील्ड्स में डिस्कवरीज भी हुई। चलिए अब बात करते हैं आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। दोस्तों, किसी भी देश के विकास में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा योगदान होता है। यहां पर भी 1738 के समय की ये बात है, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम करना शुरू कर रही थी। वीविंग ऑफ वुलन क्लॉथ वाज वेरी ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंग्लैंड। कहीं ना कहीं इन द ईयर 1738 जॉन के, यस, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया। जॉन के मेड अ पेटेंटेड फ्लाइंग शटल। इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ वीविंग। कहीं ना कहीं इन्होंने एक ऐसी मशीन निकाली, फ्लाइंग शटल, जिसके जरिए सिलाई की जो स्पीड थी वो बढ़ी। द नेक्स्ट एडवांस स्टेज वाज स्पाइनिंग जेनी, अ स्पाइनिंग फ्रेम विथ मल्टीपल स्पिंडल्स। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये अब सिलाई कढ़ाई के पूरे रिवॉल्यूशन की शुरुआत है, जहां कहीं ना कहीं दोस्तों तेजी से और फटाफट जो कपड़े का पूरा यान होता है ना, उसको ट्विस्टिंग करने की जो टेक्निक होती है ना, उसी को फास्ट कर दिया गया, उसी को जबरदस्त तरीके से बूम किया गया। वरना ये स्पाइनिंग जेनी न होती तो आज इतने तेजी से टेक्सटाइल प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं होता। कहीं ना कहीं मल्टीपल स्पिंडल्स को एक साथ एक फ्रेम में सजा करके काम करने का यहां पर जेम्स हारग्रीव्स ने इंग्लैंड के अंदर काम किया। तो आप समझ सकते हैं, देखिए ये दौर ही ऐसा था
सारे जीनियस एक जमाने में ही शायद पैदा हो गए थे, और ये जो सेंचुरी थी 17वीं 17th सेंचुरी, इसमें कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में जबरदस्त आविष्कार हो रहे थे। हर कोई अपना काम बेस्ट तरीके से करने लग जाए तो दुनिया ही बदल जाए। बस वही यहां पर आपको मिसाल के रूप में समझाया जा रहा है कि यार साइंस हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, हर कोई अपने काम में कुछ नया आविष्कार कर रहा था, हर कोई अपने काम में कुछ नया लेकर आ रहा था। यहाँ पर सिलाई के बारे में हमने देखा, वीविंग और मल्टीपल स्पाइनिंग जैनी जैसी चीजें जो हैं वो नई तौर से सामने आई, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक जबरदस्त रिवॉल्यूशन है। One could work 8 spindles simultaneously on this frame and it reduced the amount of labor and time of production. तो जाहिर सी बात है काफी आसान हो गया काम, आप एक साथ 8 चीजों पे काम कर सकते हैं। ये तो एक बड़ा आविष्कार था कहीं ना कहीं दोस्तों, बहुत जबरदस्त तरीके से, जी हाँ बहुत जबरदस्त तरीके से आप आगे बढ़ रहे थे। और सिंपल सी बात है, ये स्पिंडल्स वही छोड़ होते हैं जो मशीन में घूमती हैं और मशीन के अन्य भाग इसके चारों ओर घूमते हैं। तो ये एक धुरी के समान होती है जो तेजी से आपका काम आसान बनाती है, फास्ट करती है। तो आपको लेबर कम लगता है, मजदूर कम लगते हैं और काम भी तेजी से फास्ट होता है। एक इंसान सिलाई कढ़ाई करेगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा प्रोसेस, मगर जब ये मशीनरी के थ्रू होने लगा तो एक क्रांति समान हो गया और फटाफट से काम भी होने लगा, प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ने लगा। In the year 1769, Richard Arkwright made a more advanced spinning frame which mechanized the process of spinning। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखिए अब क्या होने लगा, तो एक के बाद एक, तू शेर तो मैं सवा शेर। यहाँ पर जेम्स हारग्रीव्स ने 8 स्पिंडल्स के तो कारनामे कर ही दिए थे, लेकिन रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया, इसे और एडवांस किया और पूरे प्रोसेस को ही मैकेनाइज कर दिया। इट कुड प्रोड्यूस yarns मच फास्टर विद बेटर ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं इतना मैकेनिज्म यहाँ पर आ गया कि अब और ज्यादा फास्ट ये प्रोसेस हो चुका था। इट कुड प्रोड्यूस yarns मच फास्टर विद बेटर ट्विस्टिंग। दोस्तों इसके अलावा सैमुअल क्रॉम्पटन का नाम भी बहुत पॉपुलर है। इन्वेंटेड a more modified spinning machine in 1779 named as spinning mule, spinning mule भी कह सकते हैं इसे। With this machine the speed of producing cloth increased 200 times। 200 गुना ताकत को बढ़ा देना, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। जो काम ट्रेडिशनली हो रहा था, आज हमारा सोच, हमारा नजरिया ऐसा हो चुका है कि हम क्या करते हैं, कोई चीज चल रही है तो बस उसी को चलाते रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने वैसा नहीं किया। इन्होंने उसमें और तेजी से हम कैसे कर सकें, और फास्ट हम कैसे हो सकें, और नया तरीका क्या निकाल सकें, वो सोचा और उसी से प्रगति हुई, उसी से डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों सैमुअल क्रॉम्पटन जैसे लोगों को सलाम है, क्योंकि इन लोगों ने एक ट्रेडिशनल अप्रोच को ठुकराया और कहीं ना कहीं नई सोच के साथ आगे बढ़ना डिसाइड किया। 200% स्पीड को बढ़ा दिया गया स्पिनिंग मशीन की, और इससे ही जबरदस्त तरीके से क्लॉथ प्रोडक्शन में तेजी आई। दोस्तों इन 1785 सीई एडमंड कार्टराइट इन्वेंटेड पावर लूम, जो आज भी कई जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, और इससे तो यार एक औद्योगिक क्रांति हम कह सकते हैं शुरू हो गई थी। दोस्तों यहां पर मैं आपको कह सकता हूं कि यार पूरी तरह से वाटर, स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। ये एक सब्स्टिट्यूट माना जाने लगा, क्योंकि अब आपको हाथ से कॉटन से रिलेटेड काम करने की जरूरत नहीं थी। पावर लूम ये इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम और इंजन पे चलने वाली चीज थी, और इसने तो यार काम को एकदम आसान ही कर दिया। इन द ईयर 1793 a machine called cotton gin was introduced. This machine was useful in removing cotton seeds from cotton fibers with much greater speed। तो कुल मिलाकर इस पूरे पैराग्राफ में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुए ड्रास्टिक बदलावों को समझा और अलग अलग लोगों के योगदान को भी पहचाना। बढ़ते हैं अब अगले क्षेत्र की ओर, अगले फील्ड की ओर। हम वेरियस फील्ड्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो पहली फील्ड कौन सी थी, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। अब बढ़ते हैं दूसरी फील्ड की ओर, ये है मेटलर्जी। जी हाँ, ये मेटल्स से जुड़ी हुई है। यहाँ पर याद रखिए, जब धातुओं को पिघलाया जाए, जब धातुओं से रिलेटेड काम किया जाए तो उसे मेटलर्जी कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, धातुओं और अनेक प्रयोगों का वैज्ञानिक अध्ययन
धातु विज्ञान जिसे कहते हैं उसे ही हम मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड हैड अ नंबर ऑफ आयरन माइंस but it was necessary to advance the technique of smelting in order to acquire pure iron from it। कहीं ना कहीं आयरन माइंस तो थी हमारे पास, लेकिन उसमें से आयन निकालने की जो प्रक्रिया है स्मेल्टिंग की, उसे और एडवांस करने की जरूरत थी। तो जाहिर सी बात है मेटलर्जी के अंदर तरक्की की गई, कई लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने जबरदस्त तरीके निकाले। ग्रेजुअली द फ्यूल फॉर आयरन फर्नेसेस वाज रिप्लेस्ड फ्रॉम वुड टू कोल, यानी अब लकड़ी की जगह कोयले का इस्तेमाल किया जाने लगा था। इट फैसिलिटेटेड क्रिएशन ऑफ फर्नेसेस दैट कुड अटेन मच हायर टेम्परेचर रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ आयरन। तो दोस्तों ये जो आविष्कार था, ये जो एडवांसमेंट था कि यार अब हम फर्नेस के क्रिएशन के लिए कहीं ना कहीं वुड की जगह कोयले का इस्तेमाल करेंगे। फर्नेस दोस्तों एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इनक्लोज स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हीट को हम डेवलप करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर पर, और उसी हीट से जो है एक सिंपल सी बात है मेटल्स और गैसेस और आयन वगैरह हम जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आयन प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो ये फर्नेस जो होता है ये एक हॉट प्लेस डिस्क्राइब करने के लिए है जहां पर टेम्परेचर काफी हॉट कर दिया जाता है। दोस्तों लेटर स्पेशल मशीन्स वर मेड टू कीप द फर्नेसेस बर्निंग एट अ सेट टेम्परेचर एंड टू मेंटेन इट्स एरेशन। In 1865, the process of producing steel from molten iron was invented and the nature of iron industry underwent major transformation। अब देखिए आप, यहाँ धातुओं की बात हो रही है, ऊपर हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात किया है, और अब हम बात कर रहे हैं मेटल्स की। तो हर एक क्षेत्र में प्रोग्रेस हुआ है, हर एक क्षेत्र में प्रगति हुई है। 1865 में अब मॉल्टन आयन की बारी थी, और यहाँ पर दोस्तों एक और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एंड अबाउट द सेम टाइम सिमिलर दौर था, और यहाँ पर a method was developed to pour molten metal into cast for making iron bars। यानी ये लोखंड के जो हम बैम्बूज देखते हैं, बार्स देखते हैं, ये बार्स क्रिएट करने की, रेल्स वगैरह क्रिएट करने की प्रक्रिया भी इसी दौर में शुरू हो गई थी। दोस्तों यहां से मैं आपको बता दूं, यूज ऑफ मशीन्स जो था वो ड्रास्टिकली बढ़ चुका था, और अब हम एक मशीन एज की ओर बढ़ रहे थे। And that is why once a machine proved effective for one industry, people tried to test its usefulness for other industries। यानी एक मशीन बनी तो अब उसका या उसके जैसा ही इस्तेमाल हम दूसरे इंडस्ट्री में कैसे कर सकते हैं, ये देखना हमने शुरू कर दिया। These attempts resulted into inventions of newer machines। और ऐसा ही एक और आविष्कार हुआ 1783 में। Yes, in 1783 Thomas Bell made a machine for cylinder और roller printing on fabric। आहा, ये आविष्कार भी गजब का था। By 1809 a machine came in use for sticking together heels and soles of shoe। कहीं ना कहीं जूते और जो सोल्स होते हैं जूते के अंदर, इनको चिपकाने के लिए भी एक मशीन का आविष्कार हो गया। टेलरिंग मशीन्स वर मेड। जेम्स वॉट इन्वेंटेड स्टीम इंजन। एक के बाद एक देखिए किस तरह से जबरदस्त तरीके से एक मशीन्स का इजाद होने लगा। In the beginning, this engine was only used for transport coal and iron ore out of the mines. Later, steam-powered machinery came to be used in textile industry as well. तो slowly and steadily, James Watt की बनाई गई ये steam engine अब अलग-अलग उपयोगों में आने लगी थी। In course of time, steam-powered plows, harvesters, grass-cutting machines were made. These machines could complete agricultural operations in very, very short time। दोस्तों एक के बाद एक टाइम कंजम्पशन बचाने के लिए और कहीं ना कहीं दोस्तों आसानी से आगे बढ़ने के लिए, तेजी से आगे बढ़ने के लिए ये मशीन्स का इजाद इंसान करता रहा। यहां पर अमेरिका का एक उदाहरण दिया गया है जहां बताया जा रहा है, इन अमेरिका रॉबर्ट फुल्टन एन इंजीनियर सक्सेसफुली सेल्ड थ्रू द स्टीम बोट। क्या बात है, पहली बार, मतलब हाथ से गाड़ी चलाने की, बोट चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने स्टीम बोट, मशीन से चलने वाली बोट का आविष्कार कर लिया था, which was named Clermont। पहली स्टीम बोट का नाम Clermont। The first attempt of using steam engine for road transport was done by George Stephenson। A steam engine for railway was also produced। This railway engine could successfully cut the distance between Liverpool to Manchester। पहली स्टीम इंजन से चलने वाली रेलवे भी बना दी।
Later railway services were expanded through Europe. It shortened the time of travel within Europe. तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े और ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये हमें ढेर सारे साइंस के डेवलपमेंट के बारे में समझाते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने 1.3 और 1.4 को कंप्लीट किया है। हमने अलग अलग डेवलपमेंट ऑफ साइंस को भी समझा और वेरियस फील्ड्स में हुए साइंटिफिक इन्वेंशंस को भी समझा। अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे 1.5, 1.6 और 1.7 को कंप्लीट करने की, जहां हम ज्योग्राफिक डिस्कवरीज, एक्सप्लोरर्स के बारे में जानेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म को भी डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे और जल्दी आपको चैप्टर खत्म होते ही चैप्टर के नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।